साहब, जब पाकिस्तान में कजाफी स्टेडियम में हमने देखा बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीरीज हुई और पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या हमारी सलाहियतें सिर्फ होम ग्राउंड की हद तक हैं? हमने पहले ये जज भी कर लिया, सलमान आगा ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बांग्लादेश जो है वो अपने होम ग्राउंड पर तैरने वाला साबित नहीं होगी। तो जब आप इन चीज़ों को पहले से जज कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद इस तैयारी के साथ कि आप प्रेशर भी हैंडल नहीं कर सके और स्टार्टिंग से ही हिम्मत हार दी है, एटलीस्ट आप कोशिश तो करते हैं। हमें किसी भी प्लेयर की तरफ से ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में भी नहीं। अगर हम फ़खर जमान की भी बात करते हैं तो फ़खर जमान को भी 2 चांसेस मिले तो वो डबल फिगर तक का स्कोर कर सके, उनको भी 2 चांसेस मिले थे आउट होने के। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो रन बहुत कम थे, दूसरा बॉलिंग के साथ फील्डिंग हमारी भी खराब रही। हमने भी 2 कैचेस ड्रॉप किए, हालांकि 7 रन पे गालिबन 2 विकेटें हमने उड़ा दी थी बांग्लादेश की। उसके बाद ऐसा लग रहा था शायद मैच हार जाए, लेकिन फिर वो बाकी बॉलर्स कोई दबाव ही नहीं डाल सके और एकदम से हमारी टीम जो है वो शायद साइकोलॉजिकली वो 110 रन जब बनाए थे उसी वक्त हिम्मत हार गए थे कि यार कहाँ इतना कम रन जो है इसको डिफेंड कर पाएंगे। देखिए पिचेस का हमारे यहाँ जब हमने इंग्लैंड को हराया था तो हमने क्या किया था, बड़े बड़े पंखे लगे थे और वो पूरा छुपा दिया था, फिर एक ही पिच पे 2 टेस्ट करा दिए थे। तो वो तो सबका राइट होता है, ठीक है पिच मुश्किल थी नो डाउट पहले इनिंग में, लेकिन उसी पिच पे आपने देखा कितने मजे से बांग्लादेश ने टारगेट चेज किया इब्तिदाई 2 विकेटों के बाद। तो ये एक मतलब टोटल जवाब नहीं कह सकते कि यार ये पिच की वजह से ऐसा हुआ और वो हुआ। देखिए पिच मुश्किल थी तो आपको अकॉर्डिंग टू पिच खेलना था ना। जब लोगों ने देखा कि यार लग नहीं रहा है शॉट, मैं फिर जिक्र करूंगा सलमान का शॉट आपने देखा होगा, खड़े खड़े सर के ऊपर से कीपर के ऊपर से गेंद निकालना चाह रहे थे वो, तो वो कैसे कर रहे थे? क्या कोच ने किसी प्लेयर को बताया नहीं कि यार ये वो वाली पिच नहीं है लाहौर की या कहीं पिंडी की कि तुम जाओ और जाके वो मारते रहोगे छक्के 200 रन बना दोगे पूरी टीम और ऐसा हो जाएगा? ये पिच मुश्किल है और हिस्टोरिकली यहाँ पर जो है रन इतने बनते नहीं है। ये सब पहले जब मुझे आपको स्टैट्स पता है तो क्या प्लेयर्स को नहीं पता होंगे? जो एनालिस्ट बैठा है वो किस लिए बैठा हो? लेकिन वो एक माइंड सेट है। अभी देखिए इंग्लैंड का बेसबॉल करते रहते हैं ना, इंडिया के खिलाफ आप देख लें एक मैच में उन्होंने बिल्कुल अपना चेंज कर लिया था और जो इंडिया के खिलाड़ियों का मजाक भी उड़ा रहे थे। सलीम साहब, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, कोच की जानिब से इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकती हैं, इसकी गुंजाइश है। नाम पर क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तारिक साहब से कहिएगा, कल पाकिस्तान का पहला मैच था बांग्लादेश के साथ T20 का, और जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही तीनों शोबों में, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? या पाकिस्तान की टीम जो है वो जाहिर है कि उम्मीदों पर नहीं पूरा उतर सकी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को जब होम सीरीज हुई थी तो वाइट वॉश किया गया था और उसके बाद उम्मीदें हो गई थी कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी बैटिंग करेगा वहाँ जाने के बाद। लेकिन ये बिल्कुल आपने वजह कहा कि जो तीनों ही शोबे थे, बैटिंग, बॉलिंग और साथ साथ यहाँ तक के जो विकेट कीपर थे उनने भी 2 कैचेस गिरा दिए जो कि बड़े ही मामूल के कैचेस थे। तो एक तो हम कह सकते हैं कि शायद दिन भी बुरा था, टॉस हार गए उस विकेट के ऊपर जहाँ पर गेंद जो है वो खासी परेशान कुन हद तक वो बल्ले पर नहीं आ रही थी, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स की। और फिर पाकिस्तान को अपना जो कॉम्बिनेशन है अभी वो भी सुधारना पड़ेगा आगे चलकर, क्योंकि इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास वो फास्ट बॉलर नहीं है, क्योंकि शाहीन अफरीदी या नसीम शाह तो वैसे ही अनफिट थे और हारिस रऊफ अनफिट हो गए आखिरी मौके पर। तो जब फास्ट बॉलर नहीं थे तो मैं समझता हूँ कि इनको 2 जो मुस्तनद स्पिनर हैं अबरार अहमद के साथ जो पाकिस्तान के दूसरे जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं उनको जरूर खिलाया जाना चाहिए था, ताकि अपना जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है वो और ज्यादा मजबूत कर लिया जाता। उसमें आपके पास कम से कम 2 विकेट टेकर्स होते, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग है वो भी उस म्यार की नहीं की और शायद हदफ जो था वो सोच ये ज्यादा लेकर चले थे कि हम जो है वो 170-180 की तरफ देखेंगे। पिच जो है इस पर तो औसतन 138 रन ही बनते रहे हैं और उसमें भी टीमें वो जीत जाती रही हैं। तो मेरा ख्याल है कंडीशंस को और बेहतर जो है वो रीड वो कर सकते थे।
तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि इन गलतियों से ये सीखेंगे अगले मैच तक, खासतौर पर जो कप्तान आगा, क्योंकि इस बैटिंग लाइफ में कुछ तजुर्बे का किसी हद तक फुकदान है और टीमें ऐसे में अपने कप्तान की तरफ देखती हैं। तो सलमान आगा जो हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और उनको मेरा ख्याल है अंदाजा हो जाना ये चाहिए था उस विकेट पर पहुंचने के बाद कि इसका रवैया क्या हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि आइंदा शायद एक सबक उन्होंने भी ये सीखा होगा कि बैटिंग पावर प्ले में उन्हें खुद बैटिंग से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उन्होंने सीखा होगा। और जैसा कि तारिक साहब ये कहा जा रहा है कि पिचेस के हवाले से भी कि इंटरनेशनल मयार की नहीं थी, क्या जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी, क्या सारा मलबा पिचेस पे डाल देना मुनासिब है? क्या हमारे कप्तान ने जो बॉलर्स हैं उनको मुनासिब तरीके से यूटिलाइज किया? देखिए, पाकिस्तान, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है ये अभी शायद इसको अभी वक्त लगेगा, पाकिस्तान का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है इसके सुधरने में, क्योंकि जो फहीम अशरफ हैं या उनके साथ अब्बास आफरीदी खेल रहे थे, ये किसी भी टीम में ये चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर तो खेल सकते हैं ये, लेकिन जो तीसरा स्टीमर होता है ये उसके किरदार में अभी तक इन पर उतना भरोसा किया नहीं जा सकता। तो खैर अभी वर्ल्ड कप में खासा वक्त है, तो पाकिस्तान उससे पहले पाकिस्तान को अंदाजा हो जाएगा कि टीम जो है वो कहाँ खड़ी हुई है और कौन से जो बेहतरीन 15 खिलाड़ी होंगे वर्ल्ड कप के लिए, और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो क्या वो होगा। तो बाकी जो पिच थी शायद वो इसलिए ज्यादा स्पाइसी थी क्योंकि बारिशें होती रही हैं वहाँ पे, और इसीलिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बैटिंग भी वहाँ पर कराई थी। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं, ये मामूल से थोड़ी ज्यादा स्पाइसी तो थी। सही, ठीक है तारिक साहब, एक और हम इशू पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। इस वक्त इंग्लैंड में वर्ल्ड लेजेंड मैचेस जारी हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर भी अब एक नया ड्रामा, वैसे तो भारत हर जगह पर कोई ना कोई इशू क्रिएट करता है, लेकिन अब इन मैचेस में भी शाहिद अफरीदी की शमूलियत का पता होने के बावजूद भी इस तरह से मैच मनसूख करना, भारतीय क्रिकेटर्स का इशू क्रिएट करना, आपको क्या लगता है एक्चुअल रीजन शाहिद अफरीदी की शमूलियत थी या क्या सूरत हाल थी? देखिए, यहाँ पे बैठ के तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान टीम तो काफी अर्सा पहले नामजद हो चुकी थी और शाहिद अफरीदी तो उसमें सबसे बड़ा नाम थे इस पाकिस्तान की टीम में। तो मेरा ख्याल है कि ये जिन खिलाड़ियों ने मुखालिफ टीम के ये रातों रात बाइकआउट का फैसला किया, उनको तो पहले इल्म था कि इस टीम में कौन है, और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। तो अचानक रात को उनको क्या पड़ी कि वो खेलने से इज्तनाब करने लगे। तो मैं समझता हूँ कि वो ये मायूस कुन सी बात है कि एक बार फिर जो है वो खेल में सियासत को लाया गया है। और फिर इससे भी ज्यादा हैरानी हुई मुझे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आमतौर पर अगर एक टीम में मैदान में नहीं उतरती तो उसको पॉइंट्स नहीं मिलते, दूसरी टीम को जो है वो बाई दे दी जाती है। ये अगर कोई बहुत छोटा टूर्नामेंट भी कहीं हो रहा हो तो ये वहाँ वो क्लब की सतह के टूर्नामेंट से लेकर ये यही होता है ऊपर तक, लेकिन यहाँ दोनों टीमों को ही पॉइंट्स दे दिए गए हैं अभी तक की जो इत्तलाह है। तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। आप क्या समझते हैं, ये कहिएगा कि आपको लगता है ये खिलाड़ियों का इनफरादी फैसला था या इस पर किसी किस्म का दबाव था खिलाड़ियों पर? देखिए, दबाव तो जो है वो मुमकिन है कि सोशल मीडिया वगैरह की हद तक हो, लेकिन ये वैसे भी ये जिन खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं इस सिलसिले में, ये इरफान पठान हो या ये हरभजन सिंह हो, ये आम तौर पर ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे ये उनको इस बात को मेक श्योर करना चाहिए था और उनके मुआहदों में ऐसी बात शामिल होनी चाहिए थी कि आखिरी मौके पर खुद उनकी भी ये सुबकी नहीं होती कि वो टूर्नामेंट का जो एक बड़ा मैच था वो उसको मंसूख करना पड़ा। और अब खुद जो है वो टूर्नामेंट की एक साख उन्होंने खतरे में डाल ली है, क्योंकि ये इवेंट तो दूसरी बार हो रहा है
तो खासे बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां भी की गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है वो ये बड़ी हद तक ऑर्गेनाइजर्स की थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर्स पर भी इसकी जिम्मेदारी आती है। तारिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।